मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से चल रहे जासूसी के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को पकड़ा। ये शख्स सिम बॉक्स के जरिए विदेश से आई कॉल को जम्मू कश्मीर के डिफेंस एरिया के मोबाइल नंबरों पर डाइवर्ट करता था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई मिलिट्री इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर की सूचना पर की। बताया गया कि सेना के जवानों को पिछले कुछ दिनों से मुंबई से फोन आ रहे थे। सामने से बात करने वाला शख्स उनकी लोकेशन और दूसरी जानकारी के बारे में पूछता था। शक होने पर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी। मुंबई पुलिस ने उन कॉल को डिकोड कर सिम बॉक्स के जरिए कॉल डाइवर्ट करने का पता लगाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उनके पास से 5 सिम बॉक्स, 2 लैपटॉप और 223 सिम बरामद किए। में हमारी यूनिट 6 और यूनिट 11 इसके ऑफिसर्स और हमारे मेन इन्होंने गोंडी इलाके में जो पारिक कंपाउंड है वहाँ पे जाके छापा कार्रवाई की, जिसमें एक संशयित है उसको हमने हिरासत में लिया है। वहाँ से हमने 5 सिम बॉक्सेस हिरासत किए हैं, जिसमें से एक नादुरुस्त है तो 4 सिम बॉक्सेस है जो चालू स्थिति में है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क में साइकिल की मांग अचानक बढ़ गई। न्यूयॉर्क में कोरोना के मरीजों की संख्या अमेरिका के किसी भी दूसरे शहर से दुगनी है और यही वजह रही कि वहां लोगों के बीच साइकिल खरीदने की होड़ मच गई। बताया गया कि लोग बसों और ट्रेनों में सफर करने के बजाय साइकिल से यात्रा करने पर जोर दे रहे हैं ताकि वो भीड़ से बच सकें और कोरोना के फैलने का खतरा भी कम हो सके। साइकिल की सभी दुकानों पर भीड़ दिखाई दी, जिससे दुकानदार भी खुश नजर आए। सड़कों पर कई लोग साइकिल चलाते दिखाई दिए। वहीं पार्कों में भी इसे चलाने वालों की संख्या कम नहीं थी। यूपी के आगरा में आंधी और तेज बारिश की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि आंधी की वजह से वहां 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। और शहर में जगह जगह पेड़ ढह गए। आंधी की वजह से एक पेड़ जड़ समेत उखड़कर एक मकान की दीवार पर गिर गया, जिससे दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। इसके अलावा तेज हवाओं से बिजली के कई खंभे भी गिर गए। वहीं आंधी और बारिश से यूपी के मथुरा में भी काफी नुकसान हुआ है। आंधी से एक इलाके में कई मकानों को नुकसान हुआ और कई पेड़ धराशायी हो गए। कोरोना संकट के बीच गुजरात के गांधीनगर में मौजूद एक फोटो स्टूडियो के मालिक ने लोगों की पहचान बताने वाला 3D मास्क तैयार किया। बताया गया कि ये मास्क किफायती भी है, महज 50 रुपए खर्च कर लोग इसे बनवा सकते हैं। और दावा किया गया कि ये मास्क लोगों को कोरोना वायरस से तो बचाएगा ही, मुंह को मास्क से ढकने के बावजूद पहचान भी बताएगा। फोटो स्टूडियो के मालिक ने इसे इस्तेमाल करके दिखाया भी, जिससे उसकी पहचान छिपी नहीं। मास्क पर नाक, दाढ़ी, होंठ छपे दिखाई दिए। 2 लेयर मास्क है। जो बाहर का लेयर है वो प्रिंट हो सकता है और अंदर का लेयर है वो कॉटन बेस्ड है, ताकि हमें सांस लेने में, पसीने में कोई तकलीफ न हो। गांधीनगर की ही तरह केरल में भी एक दुकानदार ने 3D मास्क बनाए। इसके लिए मास्क बनवाने पहुंचे आदमी की सबसे पहले फोटो खींची गई, जिसकी एक कॉपी कागज पर निकाली गई और फिर मास्क पर प्रिंट किया गया। दुकान में कई लोगों के तैयार मास्क एक मेज पर रखे दिखे, जिससे उनकी सुरक्षा भी हो सकेगी और उनकी पहचान भी पता चल सकेगी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 157 मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद गुरुग्राम में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 677 हो गई। पिछले 3 दिन में गुरुग्राम में कोरोना के 340 मरीज बढ़े, जबकि कोरोना से सही होने वालों की संख्या 221 है। यही नहीं, गुरुग्राम में कोरोना से अब तक 3 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन ने हजारों नौकरियां ले ली, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन में रियायतें दी जा रही हैं, वैसे वैसे नई नौकरियों के लिए रास्ता खुलता जा रहा है। ऐसे में किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो कहना ही क्या। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत कई भर्तियों का ऐलान किया गया। क्या है इस मैसेज की सच्चाई? आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत नौकरियां देने वाली है। बस आपको एक लिंक पर अप्लाई करना है, आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाएगा। कह रहे ही क्या, कोरोना वायरस के फैलने की वजह से सरकारों को मेडिकल स्टाफ की बहुत जरूरत है। ऐसे में ये योजना आपके काम की हो सकती है। सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल है उसमें लिखा गया है, अपने जिले में आयुष्मान योजना ट्रस्ट के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए आवेदन करें। www.ayushmanyojna.org। मैसेज के साथ एक वेबसाइट का पता भी है।
इस लिंक को क्लिक करने पर जो वेबसाइट आती है वो आपके सामने है। इस वेबसाइट में मैसेज के बारे में और जानकारी दी गई है। मेडिकल स्टाफ के अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और उसके साथ 200 से 300 रुपए का आवेदन शुल्क भी मांगा गया है। सभी पदों के लिए 26 जुलाई 2020 को परीक्षा ली जाएगी। साथ ही इस पैसे के उपयोग के बारे में भी बताया गया है। कोरोना वायरस बीमारी के रूप में चिकित्सा आपातकाल ने पूरे भारत को बंद कर दिया है। आवेदन शुल्क से जितना भी धन इकट्ठा होता है उससे हमारे स्वयं सेवक लोगों को खाना खिलाने और दैनिक जरूरतों में मदद करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। और इसका कारण बहुत सरल है कि कोई भी भूखा न सोए। हम प्रतिदिन लगभग 250 परिवारों को दैनिक राशन की आपूर्ति कर रहे हैं। फेसबुक पर लिखी गई इस पोस्ट को लोगों ने धड़ाधड़ शेयर किया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत नौकरियां दे रही है? अगर ऐसा है तो फिर मीडिया में ये खबर क्यों नहीं है? सरकार ने ऐसी कोई घोषणा क्यों नहीं की? इतनी अहम जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोगों तक क्यों पहुंच रही है? ये भी जानना जरूरी है कि क्या भारत सरकार ने इन नौकरियों के लिए खास तौर पर वेबसाइट शुरू की है। मैसेज पर आंख मूंदकर विश्वास करने से पहले उसकी अच्छी तरह पड़ताल जरूरी है। चूंकि दावा आयुष्मान भारत योजना के नाम पर किया जा रहा है, इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना की वेबसाइट पर गए। इंटरनेट पर पड़ताल करने पर हमें आयुष्मान भारत योजना की जो सरकारी वेबसाइट मिली वो तो www.pmjay.gov.in के नाम से मिली। आयुष्मान भारत योजना के नाम पर www.ayushmanyojna.org वाली वेबसाइट का तो कहीं अता पता ही नहीं है। इसके बाद हमने भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना वेबसाइट पर इस मैसेज के बारे में पड़ताल की। ये मैसेज हमें वहां भी नहीं मिला। इस वेबसाइट पर जो नौकरियों की बहाली निकाली गई थी वो इस साल नहीं बल्कि साल 2019 की है और फॉर्म इस बात की तस्दीक करता है कि अभी कोई बहाली निकाली ही नहीं गई। यानी ये वेबसाइट तो फर्जी है। भारत सरकार की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इस साइट और इसकी वैकेंसी को पूरी तरह से फर्जी बताया। आयुष्मान योजना .org नाम की वेबसाइट लोगों को भ्रम में डाल रही है। कृपया ध्यान दें, आयुष्मान भारत योजना की एक ही वेबसाइट है www.pmj.gov.in। हमारी और कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग ने भी इस वेबसाइट को फर्जी करार दिया है। साथ ही ट्वीट कर इस खबर को खारिज कर दिया। दावा, व्हाट्सएप पर आयुष्मान योजना .org वेबसाइट के नाम से आयुष्मान भारत योजना नाम से मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है कि ये आधिकारिक वेबसाइट है। लेकिन सच, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये साफ कर दिया है कि आयुष्मान भारत योजना की एक ही वेबसाइट है www.pmj.gov.in। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की अपील है कि आप ऐसे किसी फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़ें। ऐसे वेबसाइट पर ना तो अपनी कोई जानकारी दें, ना ही कोई पैसों का लेन देन करें। सरकार अपनी किसी भी योजना का प्रचार करती है तो उसकी जानकारी वो सरकारी वेबसाइट पर जरूर देती है। इस तरह के लिंक और मैसेज से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मरीजों की संख्या 400 के पार हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 405 हो गया। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 293 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 105 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दूसरे विश्व युद्ध के दौर के कई विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। बताया गया कि इन विमानों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों पर हमला करने के लिए हुआ था। लेकिन इतने पुराने विमान भी एक साथ आसमान में नजर आए। काफी देर तक आसमान में उड़ने के साथ ही उन्होंने कुछ हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। सभी विमान एक दूसरे से दूरी बनाकर उड़ रहे थे। इस दौरान वो कई शहरों से होकर गुजरे। रिहायशी इलाकों के अलावा समंदर के ऊपर भी उन्होंने उड़ान भरी। बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के योगदान की याद में इन विमानों को उड़ाया गया।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। पुलिस को अनंतनाग के एक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया। मुठभेड़ की वजह से इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है। तो सुरक्षा बल फिलहाल ये मुठभेड़ वहां पर चल रही है। सुरक्षा बल को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी इलाके में छुपे हो सकते हैं, इसलिए पूरे इलाके को घेर दिया गया और अभी फिलहाल ये मुठभेड़ चल रही है। जंग का रास्ता चीन के लिए एक कवच का काम करता रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में चीन का ये कवच भी अब किसी काम का नहीं रहा। आपको क्या लगता है, चीन ये सब क्या केवल कोरोना वायरस को लेकर कर रहा है? नहीं, दरअसल चीन को अब अक्साई चीन खोने का डर सताने लगा है। पीओके को वापस लेने के लिए भारत जिस तरह पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है, ऐसे में चीन को भी अब अक्साई चीन वाला इलाका खोने का डर सताने लगा है। और अक्साई चीन को खोने का मतलब है चीन की बर्बादी। भारत और चीन के बीच इस समय बढ़ रहे तनाव की एक और बड़ी वजह है, और वो है अक्साई चीन। जिस तरह पाकिस्तान को अब ये डर सताने लगा है कि उसके हाथ से अब पाक अधिकृत कश्मीर छिन जाएगा, ठीक यही डर चीन को अक्साई चीन को लेकर लगता है। भारत ने पिछले कुछ सालों में लद्दाख में LAC के करीब जिस तरह से बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, इससे चीन का डर और बढ़ गया और जानबूझकर तनाव फैलाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। भारत ने दौलत बेग ओल्डी में एक मजबूत हवाई पट्टी बनाई। ये हवाई पट्टी पीओके और अक्साई चीन के बेहद करीब है। ये रनवे इतना मजबूत है कि भारत का सबसे बड़ा मालवाहक विमान C-130 हरकुलिस भी आराम से उतर जाता है। लद्दाख में चीन की सीमा पर भारत का नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये रनवे काफी अहम है। अक्टूबर 2019 में कर्नल चेवांग रिनचेन ने सेतु का शुभारंभ किया। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये भारत का सबसे ऊंचा पुल है। इस पुल के निर्माण ने चीन को चिंता में डाल दिया था। इन सब के अलावा भारत ने पिछले कुछ सालों में लद्दाख में LAC के करीब कई ITBP चौकियां बनाई हैं। ऐसे में चीन को यही डर सता रहा है कि किसी दिन भारत अक्साई चीन का अपना हिस्सा वापस न ले ले, जो 1962 से उसके पास है। अब जब हमने ये फीडर रोड बनानी शुरू की तो चाइना इसके बारे में बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम अक्साई चीन की तरफ कोई ऐसी एवेन्यू खोलें जिससे उसको खतरा हो। चाइना का यह विचार है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 नहीं तो 20 साल में एक दिन भारतवर्ष जो है वो अक्साई चीन के ऊपर दोबारा कब्जा करेगा। भारत कैलाश मानसरोवर के वैकल्पिक मार्ग नाम पर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के लिपुलेख तक सड़क बना चुका है, जिसे चीन की चौखट कहा जाता है। इस लिपुलेख सड़क की मदद से भारत की सेना किसी भी वक्त चीन की सीमा तक पहुंच सकती है। इन्हीं सब के चलते चीन को अब भारत से डर लगने लगा है, क्योंकि पीओके और अक्साई चीन से ही उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना CPEC गुजरती है, जिस पर जिनपिंग ने सब कुछ दांव पर लगा रखा है। अगर इस पर थोड़ी सी भी आंच आई तो चीन बर्बाद हो जाएगा। चाइना ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी 1979 में वियतनाम के साथ, और जबकि मुंह की खानी पड़ी थी उनको और वापस गए थे वहाँ से, और अभी उसके बाद चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो चाइना किस हद तक, और जो यहाँ 62 में लोग आए थे वो कोरियन कैंपेन के वेटरन्स थे। आज के हालात में चाइनीज सोल्जर है, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में चीन को अपनी हर समस्या से निजात पाने के लिए एक ही रास्ता नजर आया है, और वो है जंग का ऐलान और उसके बाद पैदा होने वाला तनाव। चीन की तरफ से जंग का जो नगाड़ा बजा है, उसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की है, जिन्होंने अपनी सेनाओं को जंग की तैयारी तेज करने का फरमान सुना दिया है। दरअसल 26 मई को चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक सम्मेलन हुआ।
इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। सम्मेलन में जिनपिंग ने सेना को ट्रेनिंग और जंग की तैयारी तेज करने को कहा। जिनपिंग ने सेना को जंग के सबसे मुश्किल हालात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने के लिए कहा और देश की अखंडता का हवाला देते हुए जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान किया। जिनपिंग के इस ऐलान से पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि कोरोना पर चौतरफा घिरा चीन अब तक जुबानी वार और पलटवार ही कर रहा था। लेकिन WHO के मंच से 120 देशों के एक साथ खड़े हो जाने के बाद चीन ने अपनी चाल बदल दी है और जंग की धमकी देना शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि चीन ने कोरोना पर कसे शिकंजे से निकलने के लिए जंग का शोर मचाना शुरू कर दिया है। शी जिनपिंग अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए वो इस प्रकार से, मेरे ख्याल से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो तनाव फैला रही है ताकि वो अपनी पब्लिक को इकट्ठे कर दे। और दूसरा, वो दुनिया को ये चेतावनी भी दे जाना चाहती है कि देखिए हम तैयार हैं और अगर युद्ध भी हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। चीन ने कोरोना से जुड़े हर झूठ पर पर्दा डालने के लिए अब जंग की धमकी देनी शुरू कर दी है। इससे वो एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश कर रहा है। जंग की धमकी से चीन कोरोना से जुड़े अपने झूठ को छिपाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, वो जंग का नाम लेकर कोरोना से दुनिया का ध्यान हटाने की चाल भी चल रहा है। इसके साथ ही वो अमेरिका के आक्रामक रुख का भी जवाब दे रहा है। लेकिन इन सबसे ज्यादा चीन विवादित इलाकों में अपना कब्जा मजबूत करने की साजिश रच रहा है। साथ ही ये ताइवान और हांगकांग जैसे देशों को डराने की कोशिश भी है। हर बार जंग की धमकी देना चीन का पुराना दांव रहा है, लेकिन इस बार जिनपिंग का यह दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद तो चीन ने कभी नहीं की होगी। फिर भी जिनपिंग की कोशिश यही है कि दुनिया में जंग का माहौल बनाकर इन सभी मुश्किलों से एक झटके में निकल लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक आदमी स्कूटर समेत नदी में बह गया, जिसे पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया। बताया गया कि नदी को पार करते समय शख्स अपने स्कूटर समेत उसके तेज बहाव में बह गया, लेकिन नदी में गिरे एक पेड़ में वो फंस गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और नदी के तेज बहाव में फंसे उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन नदी के तेज बहाव में उसका स्कूटर बह गया। तो 2 तस्वीरें, नदी में आदमी जो है वो पेड़ के सहारे फंस गया। हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते उसे आसपास के लोगों ने देख लिया। तुरंत जानकारी पुलिस को दी गई। फिर वहां जो टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद उस शख्स को बचाया जा सका, लेकिन उसका स्कूटर पानी के तेज बहाव में बह गया। अन्य जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे, उनके साथ हमने मिलकर हमारे जो होमगार्ड के 2 जवान थे और हमारी जो पुलिस की टीम थी, ज़्यादा से श्रेय हम इन दोनों को देना चाहते हैं जिन्होंने खड्ड में जाके उनको जो है रेस्क्यू किया और उसको सेफली जो है बचा लिया गया। यूपी के आगरा में आंधी और तेज बारिश की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि आंधी की वजह से वहां 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। और शहर में जगह जगह पेड़ ढह गए। आंधी की वजह से एक पेड़ जड़ समेत उखड़कर एक मकान की दीवार पर गिर गया, जिससे दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। इसके अलावा तेज हवाओं से बिजली के कई खंभे भी गिर गए। वहीं आंधी और बारिश से यूपी के मथुरा में भी काफी नुकसान हुआ है। आंधी से एक इलाके में कई मकानों को नुकसान हुआ और कई पेड़ धराशायी हो गए। महाराष्ट्र के हिंगोली में भीषण गर्मी में पानी के संकट से जूझ रहे एक गांव के लोग कुआं खोदने में जुट गए। गांव में काफी वक्त से पानी की परेशानी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से भी की, लेकिन कोई सरकारी मदद मिलती न देख ये लोग खुद ही अपनी परेशानी हल करने में जुट गए और हाथों में कुदाल लेकर पानी की आस में कुआं खोदना शुरू कर दिया। इस काम में कई महिलाएं भी शामिल दिखीं, जो टूटे हुए पत्थरों और मिट्टी को अपने सिर पर लादकर कुएं के लिए जमीन साफ करती नजर आईं। गांव वालों ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर ला रहे थे
और जब काफी वक्त बीत जाने के बाद भी उनकी परेशानी हल नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही कुआं खोदने का फैसला कर लिया। वो बोलते कि भाई ये काम होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए हमने कुआं का जो काम चालू किया है। वहीं प्रशासन ने बताया कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से गांव में पानी की सप्लाई रुक गई थी, जिसे जल्दी दुरुस्त करवा लिया जाएगा। लॉकडाउन था, उसकी अड़चन की वजह से अभी उसको 8 से 10 दिन लग गए विद्युत पंप सुधारने को। हालांकि कोरोना के खतरे की वजह से कुआं खोदने के काम में जुटे लोगों ने सभी नियमों का पालन किया। काम पर जाने से पहले सभी लोग सबसे पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से साफ करते दिखे। इतना ही नहीं, एक आदमी वहां सभी लोगों को एक एक कर केमिकल से सैनिटाइज भी करता नजर आया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ उस वक्त हुआ जब सुरक्षा बल को एक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर उस इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर आतंकी घबरा गए और उन्होंने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बल की टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। अपने साथियों के मारे जाने के बाद दूसरे आतंकी भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। बताया गया कि आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। मुंबई के चैंबूर इलाके में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे को कोरोना को मात देकर घर लौटने का उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उनके समर्थकों ने लॉकडाउन के नियम मालूम होने के बावजूद भी उन्हें तोड़ा। जैसे ही चंद्रकांत अपनी गाड़ी से बाहर निकले, उनके समर्थकों ने थाली बजाकर और पटाखे फोड़कर उनका स्वागत किया। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। तो समर्थक जो वहां जुटे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर पालन होता हुआ नजर नहीं आया। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इसमें आपको तस्वीरों में ऐसे भी दिख रहे होंगे जिनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है। दिल्ली के पास फरीदाबाद में सीमाएं सील किए जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। कोरोना वायरस की वजह से फरीदाबाद से दिल्ली आने वाली गाड़ियों पर एक बार फिर सख्ती कर दी गई, जिसकी वजह से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई जो रोजाना दिल्ली आते हैं। हरियाणा की सीमाओं पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी गाड़ियों की जांच बढ़ा दी, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दिल्ली जाने वाले लोग वहीं रुक गए। बाइक से जा रहे लोगों को भी पुलिस ने रोक लिया। इनके पास ई पास है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है, चाहे 4 व्हीलर वाला है, या कोई भी खाद्य सामग्री ले जा रहा है, उसको जाने दिया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली जाने वक्त तो उनसे पास नहीं मांगे गए, लेकिन फरीदाबाद लौटते वक्त उन्हें रोक लिया गया। अचानक सीमाएं सील होने से कई लोग फंस गए। बताया गया कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया। इसी बीच बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। ट्रंप G7 की बैठक में भारत को न्योता देना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 की बैठक को स्थगित करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दुनिया में जो हो रहा है उसका G7 के सदस्य देश प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्रंप के मुताबिक अब G7 के मायने नहीं रह गए। G7 के अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान सदस्य देश हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रंप इसके जरिए चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाना चाहते हैं। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, ट्रंप का ये उठाया गया कदम किस दिशा की ओर है? देखिए, बिल्कुल उन्हें लगता है कि G7 के साथ 3 और देशों को अगर जोड़ा जाए तो चीन के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार हो सकता है, और उसी की कोशिश के तहत उन्होंने सितंबर तक G7 का जो सम्मेलन था उसे स्थगित किया है फिलहाल, और ये को बताया है, अपनी इच्छा जाहिर की है कि भारत, रूस और दक्षिण कोरिया को भी इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण आर्थिक मसलों पर ये ग्रुप फैसला लेता है G7 जो कि है मौजूदा में, और बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का ये संगठन है। तो ऐसे में अगर रूस, भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करके बैठकें होती हैं तो चीन के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप तैयार हो सकता है। हालांकि भारत, रूस और दक्षिण कोरिया की तरफ से आधिकारिक तौर पे इस मसले पे अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या ऐसा कोई रेस्टोरेंट हो सकता है जहां सिर्फ एक टेबल हो, एक ही कुर्सी भी हो, ना कोई स्टाफ हो और ना ही वेटर, आपको अकेले ही बैठकर खाना हो? क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो एक ऐसे ही रेस्टोरेंट के चर्चे हैं जिसे कोरोना काल के बीच खोला गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यहां आने वाले ग्राहकों को कोरोना का खतरा नहीं है। क्या है इस दावे की सच्चाई? लॉकडाउन में खुला स्पेशल रेस्टोरेंट,
खाना है मगर स्टाफ नहीं, टेबल है मगर किसी का साथ नहीं। कोरोना के बीच उठाइए लजीज खाने का मजा, लेकिन सिर्फ अकेले। ये सब सुनकर आप भी सकते में आ गए ना? क्या सच में ऐसा कोई रेस्टोरेंट हो सकता है जैसा तस्वीरों में दिखाया जा रहा है? सिर्फ एक टेबल और उसके लिए भी इतनी भीड़ कि उस पर खाना खाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है, और वो भी खाली नहीं है। सुनने में वैसे ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस रेस्टोरेंट की खूब चर्चा है। घर के खाने से ऊब गए हैं तो यहाँ खाना खाने आइए। दिलकश नजारे, शानदार खाना और एक टेबल पर खुद का साथ आपको जीवन का नया अनुभव देगा। सुरक्षा की वजह से हर जगह होटल और रेस्टोरेंट बंद थे। खुलने पर भी वहाँ बैठकर खाने की सुविधा नहीं है, बस खाने की पैकिंग ही हो सकती है। ऐसे में एक टेबल वाले रेस्टोरेंट का होना थोड़ा अजीब है। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस रेस्टोरेंट के वीडियो के साथ कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, जहां खुली वादियों में एक टेबल रखी है, मेज पर सफेद मेज पोश है जिसके ऊपर एक सुंदर सा गुलदस्ता रखा है और सामने एक ही कुर्सी है। क्या कहीं एक टेबल वाला रेस्टोरेंट देखा सुना है? कहीं ये किसी के घर का बागीचा तो नहीं, या फिर किसी फिल्म का सेट? हमने इस वीडियो की पड़ताल की। हमें ये वीडियो YouTube पर मिल गया। रेस्टोरेंट स्वीडन के वॉर्मलैंड राज्य में है। रेस्टोरेंट का नाम है बोर्ड फॉर एन, जिसका मतलब होता है टेबल सिर्फ एक आदमी के लिए। कोरोना के कहर से बचते हुए आप यहाँ लजीज खाने का मजा उठा सकते हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लेकिन वेटर नहीं है तो आखिरकार खाना आप तक कैसे आएगा? उसकी भी पूरी व्यवस्था है। ग्राहक ने बोलकर अपने खाने का ऑर्डर दिया, किचन में खाना बन गया और टेबल तक बंधी रस्सी और टोकरी के सहारे खाना आपके टेबल तक पहुंच भी गया। अब खाने का मजा लीजिए और पैसों का भुगतान या तो ऑनलाइन कर दीजिए या इसी पर पैसे रखकर बिल का भुगतान कर दीजिए। है ना शानदार रेस्टोरेंट? सोशल डिस्टेंसिंग और बिना छुए आप तक खाना पहुंचाने के अलावा रेस्टोरेंट में साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर लिखा है कि रेस्टोरेंट में रखे मेज और कुर्सी को आपके पहुंचने से 6 घंटे पहले सैनिटाइज किया जाता है। बर्तनों को एक नहीं 2 बार साफ किया जाता है। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत स्वीडन के लिंडा कार्लसन और रेस्मस पेरसन ने की। इन दोनों का मानना है कि अकेले खाना खाने का विचार काफी अनोखा और बेहतरीन है, क्योंकि खाना खाते समय आप अकेले होते हैं, आपका ध्यान दूसरी ओर नहीं जाता और यहाँ खाने का लुत्फ उठाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाता है। फिलहाल इस रेस्टोरेंट में स्वीडिश व्यंजन ही मिलते हैं, लेकिन आगे और भी डिश मिलने वाला है। ये लिंडा कार्लसन और रेस्मस पेरसन का वादा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लिया। राज्य सरकार ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल को दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े कोरोना अस्पताल के रूप में तैयार करने का फैसला लिया। इस अस्पताल में 1500 बेड होंगे और इस अस्पताल में अब कोरोना के अलावा किसी दूसरी बीमारी का इलाज नहीं होगा। केजरीवाल सरकार ने 2 जून तक इस अस्पताल को तैयार करने की बात कही है। दिल्ली की ओखला मंडी में सब्जियां खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सब्जियां खरीदने की इजाजत दी गई और टोकन लेकर मंडी में दाखिल होने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए सुबह होते ही मंडी के बाहर लंबी कतार लग गई। जैसे ही मंडी के खुलने का समय हुआ, वहां तैनात पुलिस वाले लाइन में खड़े लोगों के बीच टोकन बांटते दिखाई दिए और टोकन के साथ ही लोगों को मंडी में दाखिल होने दिया गया। इतना ही नहीं, कोरोना ना फैले इसके लिए लाइन में खड़े लोगों का तापमान भी मापा गया। इस दौरान सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर आने जाने वाले के चेहरे पर मास्क की भी जांच की गई। मंडी के सामने सामान ले जाने वाली गाड़ियों की भी लंबी कतार दिखी। हालांकि अंदर दाखिल होते ही लोग सब कुछ भूल गए। बेपरवाह होकर सब्जियां खरीदने वाले एक दूसरे से बेहद करीब खड़े दिखाई दिए।
स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मिशन पर रवाना हो गया। इस मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अमेरिका में 9 साल बाद इस तरह के मिशन को अंजाम दिया गया। ये पहली बार हुआ है जब निजी अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया। स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मिशन पर रवाना हो गया है। इस मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। दरअसल अमेरिका में 9 साल बाद इस तरह के मिशन को अंजाम दिया गया और ये पहली बार भी हुआ है कि जब निजी अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दूध बेचने वालों ने सड़क पर दूध बहाकर प्रदर्शन किया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से गाय और भैंसों को खिलाने के लिए चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, जिस पर गुस्साए लोगों ने सड़क पर दूध बहाकर अपना विरोध जताया। एक साथ लोग कई बाल्टी दूध सड़क पर बहाते दिखाई दिए। बताया गया कि पिछले कई हफ्तों से गाय और भैंसों को भरपेट चारा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा मिठाइयों की बिक्री नहीं होने से बाजार में दूध की मांग भी काफी कम हो गई है और उन वजहों से दूध बेचने वालों की परेशानी दोगुनी हो गई। हमारा दूध जो है ऐसे बर्बाद हो रहा है तो उसको हम लोग रोड पे बर्बाद करेंगे। इसके साथ ही लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मदद की मांग की। चीन की एक सर्वे टीम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली इस साल की पहली टीम बन गई। बताया गया कि इस टीम को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए भेजा गया था और अपनी 5 कोशिशों में नाकाम रहने के बाद आखिरकार ये टीम माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई। हालांकि वहां का मौसम काफी खतरनाक था और तेज हवाएं उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद टीम अपने काम में जुटी रही। इस सर्वे टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई को एक बार फिर नापने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने खास तरह की मशीन की भी मदद ली। माउंट एवरेस्ट का एक हिस्सा नेपाल में तो दूसरा चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। बताया गया कि चीन ने तिब्बत के रास्ते ही वहां तक का सफर तय किया, क्योंकि नेपाल से माउंट एवरेस्ट तक जाने वाला रास्ता फिलहाल कोरोना महामारी की वजह से बंद है। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई।